चलो भाई, सबसे पहले जनरल 2 डिग्री क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जनरल 2 डिग्री क्या होता है हम सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखिए जी, कोई इक्वेशन आपको जो इस प्रकार की एक्सप्रेशन आपको इस प्रकार की फॉर्म में दिया हो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है जी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है भाई, ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन किस चीज का? जनरल 2 डिग्री। समझ रहे? जनरल 2 डिग्री से हमारा क्या मतलब होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जो दो लीनियर्स को मल्टीप्लाई करके एक तरीके से आप कह सकते हैं बना हो, है ना। दो लीनियर्स को मल्टीप्लाई करके बनाओ। आप सोच के देखिए, अगर मैं कभी दो लीनियर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ऐसे की 3x प्लस 2y प्लस 5 और 5x प्लस 4y प्लस 7, ऐसा कुछ। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आप जानते हैं एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, बोलो सही बात है। ऐसी वाई स्क्वायर वाली टर्म भी आने वाली, ऐसी एक्स वाई वाली टर्म भी आने वाली, समझ रहे हो? एक्स स्क्वायर भी आएगा, वाई स्क्वायर भी आएगा, एक्स वाई भी आएगा। ऐसी ये जब एक्स इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाली टर्म भी आएगी। ये वाला जब कांस्टेंट, ये वाला जो कांस्टेंट है वाई से होगा तो वाई वाली टर्म भी आएगी। और ऑफ कोर्स जब दोनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो लास्ट में कांस्टेंट भी आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा गया है, किस चीज का एक्सप्रेशन है? इसे क्या बोला जाता है? जनरल 2 डिग्री। क्या बोला जाता है? एक्सप्रेशन फॉर जनरल 2 डिग्री। जनरल टर्म होती है, जैसे अपन लोग क्वाड्रेटिक की जनरल टर्म बोलते हैं क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करके बोलते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करके बोलते हैं। उसी तरीके से जनरल 2 डिग्री रहती है वो आपके पास ये सामने जो इक्वेशन है ये। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ सबको ये बात क्लियर हो गई। जनरल 2 डिग्री, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, याद रखिए। लेकिन जैसे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक के अंदर जब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, या कोई भी क्वाड्रेटिक कब दो अलग अलग फैक्टर में टूटता है, तो उस पर हम लोग क्या बात करते हैं? उस पर हम कहते हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आएगा तब तो हम क्या कह देते हैं कि दो रियल रूट आ रहे होते हैं, दो फैक्टर में वो टूट सकता है। अगर नहीं आता तो मतलब दो अलग अलग रियल फैक्टर्स में टूटेगा भी। सेम सिनेरियो आप कह सकते हो, उससे थोड़ा सा रिलेट करके आप यहाँ पर भी बातें बोल सकते हो। यहाँ पर भी एक कंडीशन होती है जो अगर सेटिस्फाई हो रही हो तभी आप इस जनरल 2 डिग्री को दो अलग अलग फैक्टर में तोड़ के लिख सकते हो। बोलो बात क्लियर है क्या? ये एक स्पेशल कंडीशन जो फॉलो करनी है, उसको फॉलो करने के बाद ही आप ये बोल सकते हो कि जो जनरल 2 डिग्री है ये दो अलग अलग फैक्टर में लिखी जा सकती है या फिर नहीं। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इसे भी आप तोड़कर दो अलग अलग फैक्टर में आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है जी, अब वो कंडीशन क्या होती है सर उसके बारे में बता दीजिए, मैंने कर लो कंडीशन ले लो। ठीक है जी, लिखो भाई सारे के सारे वाले कंडीशन फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ जनरल 2 डिग्री। देखिए कंडीशन फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ जनरल 2 डिग्री। देखिए जल्दी से, कंडीशन होती है भाई ए बी सी प्लस 2fgh, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर बराबर। आपको भी सर क्या ये हमें याद रखनी है? मैं कहूँगा बिल्कुल याद रखनी। ठीक है, मैं कहूँगा बिल्कुल याद रखनी। करने का एक याद करने का एक तरीका और होता है, उसको हम डिटरमिनेंट के थ्रू याद रखते हैं, है ना। पर अभी आप लोगों ने डिटरमिनेंट पढ़ा नहीं है, लिखने का तरीका ये होता है ए बी सी एफ जी एच, एफ के यहाँ एफ, जी के अपोजिट जी, एच के अपोजिट। ठीक है, क्लियर? बस इस चीज को सॉल्व करें ना, डिटरमिनेंट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे ना, इस चीज को सॉल्व करके यही चीज आती है। तो अपन लोग ज्यादातर इससे याद रखते हैं, क्योंकि इसको याद करना थोड़ा जिसको तकलीफ होती है वो बालक इससे याद कर लेता है। अदरवाइज आप इससे भी याद करें तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एबीसी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। ठीक है भाई, बात ये क्लियर है? जनरल में लास्ट टर्म क्या लिखा हुआ है बेटा? सी लिखा हुआ है, कांस्टेंट सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया। यानी कि किसी को भी आप कब फैक्टराइज कर पा रहे हो जनरल 2 डिग्री को? जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये चीज ये सारी वैल्यूज उठा के जीरो हो रही है, तभी आप क्या कहोगे कि उस चीज के फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। बोलो किस बोलो, ये कंडीशन कहाँ से आई उस पर बात करूं क्या? जल्दी बोलो, क्या आप लोग उस चीज में इंटरेस्टेड है? या आगे बढ़ा जाए? कि ऐसे इसका प्रूफ नहीं आता है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा खुद भी ट्राई करें कैसी कंडीशन आई। ठीक है, चलो मैं हिंट दे देता हूँ, ध्यान ध्यान से सुनना बेटा।
ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अभी आपके सामने लिखा हुआ है जनरल 2 डिग्री का। जब आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे ax स्क्वायर, क्या लिखा आपने, 2x xy प्लस by स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है जी, इक्वेशन की फॉर्म में क्या आएगा? बराबर 0। इसे x की टर्म्स में आप क्वाड्रेटिक माने, x की टर्म में क्वाड्रेटिक मानोगे तो ax स्क्वायर आ गया, x वाली टर्म देखो क्या क्या आ गई, 2hy आ गया ना 2hy, और x की टर्म क्या है 2g, x की टर्म क्या है 2, बाकी सब कांस्टेंट। जो प्योर y वाली है वो तो कांस्टेंट में काउंट हो जाएंगे, बोलो सही बात है, तो सब किस में काउंट हो जाएंगी? कांस्टेंट में काउंट हो जाएंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक बात क्वाड्रेटिक आ गई है। अब इस x के रियल रूट होने चाहिए, तो आप जानते हैं रियल रूट के लिए x = मैं क्या लिखूंगा, रियल रूट लगाओ जरा, x = क्या आएगा -b, यानी कि माइनस ऑफ 2 बाहर ले लिया hy प्लस e। क्लियर है भाई? -b प्लस माइनस अंडर रूट बोलो क्या आएगा, √g², यानी कि इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जब आप करेंगे 2 का स्क्वायर तो 4, साथ में आ जाएगा hy प्लस g का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है? मैं अभी सिर्फ लिख के आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूं। b² माइनस 4 टाइम्स a की जगह बेटा a है, और ऑफ कोर्स c की जगह पे ये सारी चीज कांस्टेंट, यानी कि b/² प्लस 2fy प्लस c अपॉन में आ गया कितना भाई, अपॉन में आता है 2a, तो आ गया अपॉन में 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चे पहुंच गए होंगे। जल्दी बोलो क्या यहाँ तक आप क्लियर है बात जो मैंने लिखी? बोलिए बोलिए बोलिए, तो यहाँ तक क्लियर है आप सबको बेटा? सबको क्लियर है? वेरी गुड। देखो ये वाला जो 2 है वो इस 2 से, और यहाँ ये जो 4 है इसका भी बाहर 2 आएगा, दोनों से 4 कॉमन आ जाएगा ना, तो 2 तो सारे में से कैंसिल हो रहा है, 2 तो सारे में से कैंसिल हो रहा है, सही बात है। 2 कैंसिल होने के बाद अगर मैं यहाँ से आगे हल्का सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ये a आएगा, समझ रहे हो भाई? 2 तो कैंसिल हो गया, ये 2 और यहाँ 4 में से जब बाहर आएगा वो भी 2, सब कैंसिल। ये a इधर आके हो जाएगा कितना भाई, a इंटू में x, सही बात है। ये जो माइनस का hy प्लस g है ये इधर आके प्लस का hy प्लस g इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में समथिंग समथिंग लिखा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? आप जानते हो ये तो प्योर फैक्टर आया हुआ है, इस पे तो कोई रूट है नहीं, तो यानी यहाँ पर ये जो अंदर चीज आई होगी, यहाँ पर ये जो अंदर चीज आई होगी, ये क्या होनी चाहिए बेटा? परफेक्ट स्क्वायर। बोलो जल्दी से, ये क्या होनी चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगी तभी उसका अंडर रूट प्योर फैक्टर की टर्म्स में टूट के आएगा। अब कोई भी चीज अगर परफेक्ट स्क्वायर होती है भाई, कोई भी क्वाड्रेटिक अगर परफेक्ट स्क्वायर होती है, तो आप जानते हो क्या कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई? 0 होता है। जल्दी बोलिए, क्या आपको ये बात मालूम है कि कोई भी क्वाड्रेटिक यदि परफेक्ट स्क्वायर बन रही है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। ये कंडीशन अब आपको लगानी है, ये कंडीशन अब आपको लगानी है। ये जो अंदर ये जो चीज बची है ना, इसको y के अंदर बन रही है चीज, ध्यान से देखो, ये पूरी चीज y में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो इस y वाली में आप क्या करना, डिस्क्रिमिनेंट 0 लगाना, वहां से आपके पास वो कंडीशन आ जाएगी जो हमने लिखी थी। बोलिए, क्या आप लोग खुद ट्राई करेंगे? क्लियर है क्या सबको? क्या करना क्या है? ठीक है, वेरी गुड। इंपॉर्टेंट क्या है? कंडीशन याद रखना, ध्यान रखना। क्लियर भाई सबको? सारों के रिप्लाई आ जाए। बाकी सब सो रहे हैं क्या भाई? हैं? क्या बाकी सारे सो रहे हो क्या? बोलो जल्दी यार, कहाँ हो सारे? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है चेक, चेक आपको चेक करना है कि जो जनरल 2 डिग्री दे रहा हूँ क्या उसे फैक्टराइज किया जा सकता है या नहीं। लास्ट में d = 0 क्यों किया था भाई? d = 0 इसलिए किया था क्योंकि जो हमारे पास लास्ट में क्वाड्रेटिक उस अंडर रूट के अंदर आ रहा था वो उसे परफेक्ट स्क्वायर होना है, तभी वो क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी तो रूट से वो स्क्वायर कटेगा, बाहर फैक्टर बन के आएगा। अब वो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। चलिए आपको चेक करना है कि जो सामने जनरल 2 डिग्री लिख रहा हूँ क्या उसे फैक्टराइज किया जा सकता है या फिर नहीं। जनरल 2 डिग्री लिख रहा हूँ भाई, आप सबके सामने लिखिए जल्दी से, 2x² प्लस 3xy प्लस y² प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1, 2y प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये आपके सामने एक जनरल 2 डिग्री लिखी हुई है भाई, आपको बताना है क्या इसे फैक्टराइज किया जा सकता है या फिर नहीं। अभी आधे बच्चों को तो मैं सही बता रहा हूँ, एबीसी पहचानने में भी मौत आ रही है, समझ रहे हो? तो इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए।
एबीसी कैसे पहचानना है, पहले आप लिख लीजिए, चाहे अपनी ओर से आप इक्वेशन दोबारा लिख लीजिए। क्या होती है आप जानते हैं, ax स्क्वायर, बार बार लिखोगे बोलोगे तभी याद होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। ax स्क्वायर प्लस 2fxy प्लस by स्क्वायर प्लस क्या 2fy 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये जनरल 2 डिग्री का आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है बाकी अब कंपेयर करो, x का कोएफिशिएंट क्या है, a की वैल्यू तो कितनी आ गई भाई 2, ठीक है। x y का कोएफिशिएंट क्या है 2x, तो h की वैल्यू आने वाली है 3/2, इस बात में सब क्लैरिफाई है, इसकी h की वैल्यू आनी है 3/2, ठीक है। बाकी y स्क्वायर का कोएफिशिएंट b की वैल्यू कितनी है भाई, b की वैल्यू 2g बराबर 2 के है तो g बराबर आएगा 1, ऐसे ही 2f बराबर 3 के है, f बराबर आएगा 3/2, एंड ऑफ कोर्स जो c है वो किसके बराबर है भाई 1। बोलो किस किस ने वैल्यू लिख ली है, क्या वैल्यू लिख पाए आप सब, जल्दी बताइए। वैल्यू लिखने में तो किसी भाई को प्रॉब्लम नहीं है, बोलिए जल्दी से, बोलो बोलो बोलो, वैल्यू लिख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। अब कंडीशन चेक करते हैं, अब कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक करने के लिए आपको बार बार क्या करना है, याद रखना है कि कंडीशन थी क्या, ठीक है जी, आपको याद रखना है कि कंडीशन थी क्या। कंडीशन पे आपको वापस लेके जाता हूँ, कंडीशन पे आपको वापस लेके जाता हूँ भाई। तो कहाँ लिखी हमने पहले पेज में, ठीक है ये पहले पेज में कंडीशन क्या थी भाई कि ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस cg स्क्वायर माइनस bh स्क्वायर, ये आपका 0, ठीक है। बात लगाते हैं इस कंडीशन को यहाँ पर, लगाते हैं इस कंडीशन को यहाँ पर, क्या लगाई दोबारा बोलो, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, ठीक है। ये चीज किसके बराबर आ जाए, जब 0 के बराबर आ जाए तो आपकी फैक्टराइज हो पाएगी। g is equal to 3/2 होगा, क्यों भाई 3/2 क्यों होगा, कुछ और दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में, मैंने गलत देख लिया, ओहो सॉरी माय मिस्टेक, क्योंकि मैंने y और x को एक साथ कर दिया ना, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि 2gx यहाँ होगा ना, g की वैल्यू 3/2 थी, बिल्कुल सही, किसने बताया ये, सारे में अलावत नहीं और आदर्श ने, बहुत सही, तो g की वैल्यू है 3/2, वेरी गुड सही समय पे आपने पकड़ा दिया। f की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है, ठीक है, f की वैल्यू 1 होने वाली है, ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि ये सोचो ना, ये x वाली आगे होती है, y वाली जनरल में पीछे होती है, मैंने तो उससे कंपेयर करती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत सही, अच्छा पकड़ लिया, यानी जा रहे हो, वेरी गुड। बस अब ये वैल्यूज उठा के आप यहाँ डाल दीजिए, अगर ये वैल्यूज उठा के आप यहाँ डाल देंगे तो आपको पता चलेगा। आप लोग बताओ क्या ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आप लोग बताओ जल्दी से, सॉल्व कर, एवरीबॉडी सॉल्व करके आप लोग बताइए क्या ये चीज सॉल्व करके 0 आ रही है या नहीं आ रही, रिप्लाई भेजिए जल्दी से। सभी की कॉपी पे सॉल्व होना चाहिए बेटा, जिसका पेन चलेगा उसी की सिलेक्शन होगी। बोलिए क्या ये चीज 0 आई, अरे तो आप देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ ए बी सी, तो ए है 2 बी है 1 सी है 1, तो ये तो 2 आ जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ प्लस ट्वाइस ऑफ एफ जी एच, एफ की जगह तो मैंने उसको छोड़ दो, जी की जगह 3/2, एच की जगह भी 3/2, तो जगह 9/4 माइनस ए की जगह तो है भाई 2 और एफ की जगह है क्या 1, तो 1 प्लस माइनस बी, बी की जगह है 1 और जी की जगह 3/2, यानी यहाँ जगह 9/4, यहाँ जगह 9/4 माइनस सी, सी की जगह कितना है 1 और एच की जगह पे 3/2, तो आ गया फिर से 9/4 बराबर 0। क्लियर है मेरे भाई बात, इस 2 से ये वाला 2 का तो 9/2 आ गया, माइनस 9/4 माइनस 9/4, ये माइनस का 9/2 और ये प्लस का 9/2, तो कट गया, ये वाली टर्म्स कट गई, ये और ये कट गई, क्या बचा 2 - 2 वो भी 0, तो आपका फाइनली क्या गया 0 आ गया। बोलो सही बात है, क्या 0 आ रहा है सभी बच्चों का, अगर 0 आ रहा है तो इसको मतलब इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, इसका मतलब इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। अब आपको भी सर किया जा सकता है तो करके बताओ, फैक्टराइज करके ही बता दो, मैंने कहा चलो फैक्टराइज करके देखते हैं। ठीक है, पहले तो ये चेक कर लिया कि फैक्टराइज किया जा सकता है, अब कैसे फैक्टराइज होगा उस पर बात करते हैं। मैं दोबारा इक्वेशन लिख रहा हूँ आपके सामने, इक्वेशन थी 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1 प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। इसको फैक्टराइज करने के लिए निकले हैं भाई हम लोग कर सकते, ठीक है। चलिए इसको फैक्टराइज करके ही लौटेंगे,
देखिएगा ध्यान से, फैक्टराइजेशन का सबसे पहला स्टेप जो आपको नोट करना है, फैक्टराइज प्योरली 2 डिग्री टर्म। लिखिए इसमें हर बच्चे स्टेप लिख लीजिए। स्टेप 1 आपका क्या है, फैक्टराइज प्योरली 2 डिग्री टर्म। फैक्टराइज प्योरली, फैक्टराइज प्योरली 2 डिग्री टर्म। जो 2 डिग्री टर्म है ना, सबसे पहले आप उन्हें फैक्टराइज कीजिए। आप कहेंगे सर 2 डिग्री से आपका क्या मतलब, मैं कहूंगा ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की प्योरली 2 डिग्री, इसमें केवल और केवल जो पावर आ रही है वो 2 आ रही है। ठीक है, इसमें केवल और केवल जो पावर आ रही है वो 2 आ रही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 है डिग्री, यहाँ पर भी x की 1 और y की 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर y की वैल्यू। क्लियर है, पावर सारों की 2 आ रही है। तो जनरल 2 डिग्री को फैक्टराइज करते हैं। इसको फैक्टराइज करना जैसे आप बचपन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हो वही लगाना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, हमें दिया क्या हुआ कि 2x² प्लस 3xy प्लस y², 3xy प्लस y²। फैक्टराइज करने के लिए 2x², इसको क्या लिख लिया भाई, इसको लिख लिया 2xy प्लस xy प्लस y²। बोलो सही बात है, फैक्टराइज ऐसे ही करते थे। यहाँ से क्या कॉमन आया, 2x कॉमन आया। जब 2x कॉमन आया तो क्या बच गया भाई, अंदर x बच गया, प्लस में y बच गया। यहाँ पर क्या कॉमन आया, यहाँ पे y कॉमन आया, क्या बच गया, x प्लस y। तो जो दो फैक्टर इसके आ रहे हैं भाई, वो क्या क्या आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 2x प्लस y और एक आ रहा है x प्लस y। बोलिए क्या ये पॉइंट आप सबको क्लियर है इतना? यहाँ तक किस किस बच्चे को क्लियर है, एक बार जल्दी से यस बोल के बताओ। इस स्टेप तक आप में से किस किस को मामला क्लियर चल रहा है? कोई है तो नहीं जो गुम हो गया? चलिए जी, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर चल। अब आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर कि मैंने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी हुई है। मैंने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी हुई है। वो जगह क्यों छोड़ी है उसके पीछे कारण है, क्योंकि ये तो आगे जब x और y की टर्म आ गई, साथ में कांस्टेंट टर्म भी तो आती है। अभी भले ही हमें ना पता हो, तो अभी क्या कर लेते हैं, अभी इसको मैं दोबारा एक बार लिखता हूँ यार, दोबारा बड़ा बड़ा करके लिखते हैं। तो फैक्टराइज हो क्या है, क्या क्या है, एक तो आया 2x प्लस y प्लस c1, कोई कांस्टेंट आया हुआ है। ऐसे दूसरा फैक्टर क्या आया है, x प्लस y प्लस क्या आ गया, c2 आ गया। तो दूसरा फैक्टर आया, कांस्टेंट टर्म आया, कांस्टेंट तो आया ही होगा फैक्टर में। बोलो सही बात। अब सर हम c1 c2 को कैसे निकालें? मैंने कहा देख ध्यान से सुनिए, जनरल 2 डिग्री तो तूने देख लिया, जो 2 डिग्री था उसे फैक्टराइज कर लिया। अब जो बच गई है उनके बारे में सोचना है। सबसे पहले क्या सोचना है, ध्यान से देख कि ओरिजिनल इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है। अगर ओरिजिनल में x का कोफिशिएंट देखोगे भाई 3 आ रहा है। ओरिजिनल में x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जरा यहाँ पर देखो, मल्टीप्लाई करने पे x का कोफिशिएंट क्या आएगा उसको देख लो। x का कोफिशिएंट कैसे आएगा सर, मैं कहूंगा देख, जब ये वाला जो x वाला है टर्म, ये वाला जो x वाला टर्म है, ये वाला जब ये यहाँ वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तब x वाला टर्म आएगा, और जब इधर वाला x इधर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तब x आएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? तो अगर मैं x से कोफिशिएंट लिखूं तो x से कोफिशिएंट एक तो आ रहा है 2c2। बोलो सही बात है क्या, यहाँ से 2 आया और वहां से c2 आया, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट लिख रहा हूँ। ऐसे यहाँ से क्या आएगा, बोलो c1। और ओरिजिनल में ये चीज किसके बराबर है, 3 के बराबर। कितने बच्चों को ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, जल्दी बोलो। कितनों को ये वाली बात क्लियर होगी कि कोफिशिएंट ऑफ x मैंने कंपेयर कर दिया। ऐसे ही आप लोग जरा ध्यान से देखिए, मैं कोफिशिएंट ऑफ y भी कंपेयर करूंगा। y कब आएगा, जब ये वाला जो y है वहां कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला y यहाँ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो y जब c2 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा भाई, c2। और y जब वो वाला c1 से होगा तो उसका कोफिशिएंट c1। और ओरिजिनल में किसके बराबर है, y का कोफिशिएंट 2 बराबर में 2। बोलो क्या दो वेरिएबल, दो इक्वेशन आप सोल्व कर सकते हैं c1 c2? जल्दी से बताइए मुझे, वैल्यू क्या आने वाली है c1 c2? c1 और c2 की वैल्यू आप लोग बताइए जल्दी से, क्या आने वाली है, फास्ट रिप्लाई। C1 C2 कितना आने वाला है? क्या 1 1 आ रहा है सभी का? क्या 1 1 आ रहा है सभी का? चलो बस हो ही गया फिर क्वेश्चन को सॉल्व, जब आपने इतना बता दिया फिर तो आपने क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया भाई। देखो C1 C2 दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो जो फैक्टर हो जाएंगे क्या क्या हो जाएंगे भाई, 2x प्लस y C1 की जगह 1, ऐसे ही x प्लस y C2 की जगह 1। दोनों क्लियर है क्या भाई आप सबको दोनों फैक्टर? क्या आप सबको दोनों फैक्टर क्लियर है, जल्दी बता दीजिए। ठीक है, पिछला पेज देख लो भाई, ये था पिछला पेज। ले लो भाई, इसमें स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, पिछले पेज का ले लो।
उम्मीद करता हूँ भाई आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, इसी से रिलेटेड। क्लियर? बीच बीच में आवाज लो आ रही है, हो सकता है यार थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है। चलिए, थोड़ा मैंने माइक भी हाथ में पकड़ा हुआ है, कई बार मैं नीचे कर देता हूँ तो उस वजह से हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लिखिए सभी बालक। मैं इक्वेशन आपके सामने दे रहा हूँ, इक्वेशन लिखिए जल्दी से। इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर, इक्वेशन दे रखी है। हमेशा सेम नहीं आएंगे, क्या होगा ऐसा थोड़ी है कि C1 C2 हमेशा सेम आएंगे, कुछ भी आ सकते हैं भाई। वो एक्स स्क्वायर माइनस 3xy, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है जी, प्लस 2y स्क्वायर, प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 5 बराबर में माइनस 5 बराबर में 35, लास्ट में माइनस 35, ठीक है भाई, लास्ट में माइनस 35 या करेक्ट करना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए करेंगे सभी बच्चे सॉल्व। सबसे पहले तो वही आपको वो चेक करना है कि क्या इसे फैक्टराइज किया जा सकता है, नहीं वो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि फैक्टराइज किया जा सकता है। नहीं बेटा आंसर अलग क्यों आएगा, सेम ही आएगा C1 C2। आप एक बच्चा क्या कह रहा है कि सर आपने इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा इसमें आंसर, अबे ऐसा थोड़ी है, इसको आगे लिखा इसको पीछे लिखा, आंसर सेम ही आएगा, है ना, कोई उधर नहीं आने वाला, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। चलो बेटा ये तो क्लियर है, मैंने आपको क्या बोल दिया, फैक्टराइज तो इसको कर सकते हैं, यानी कि वो जो इक्वेशन थी, दोबारा बोलो क्या थी इक्वेशन, क्या याद है आपको, ABC प्लस 2FGH, फिर क्या होता था बोलो, माइनस A इंटू में F का स्क्वायर माइनस B इंटू में G का स्क्वायर माइनस C इंटू में H का स्क्वायर। बोलो ये चीज बराबर 0 तो आ रही है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप लोग इसको खुद चेक करिएगा बाद में, ठीक है, लेटर, लेटर माने आप लोग बाद में खुद चेक करिएगा, इसको वैल्यू डाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। अभी मैं बता रहा हूँ कि आ रहा है ताकि हम फैक्टराइजेशन करें। चलिए फैक्टराइजेशन का पहला काम क्या आप सबको याद है, पहला काम था कि इन दोनों जो क्वाड्रेटिक वाली प्योर डिग्री है उन्हें फैक्टराइज करना। तो जब आप इस चीज को फैक्टराइज करेंगे, बोलिए क्या क्या फैक्टर आने वाले हैं, रिप्लाई में भेजो क्या क्या फैक्टर आने वाले हैं, मैं जल्दी से फैक्टराइज करो, बोलो 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 सभी बच्चे लगाओ दिमाग, फैक्टराइज करो अपने आप, जल्दी से फैक्टराइज करो। बिल्कुल सही, मानिक ने सबसे पहले भेज दिया आंसर, और बच्चे भी ट्राई करो बेटा, सभी का आना चाहिए, बहुत सिंपल चीज चल रही है ये। चलिए बेटा फैक्टराइजेशन करके जो फैक्टर इसके आ रहे हैं क्या क्या आ रहे हैं, x माइनस 2y, एक तो ये फैक्टर आ रहा है और एक फैक्टर आ रहा है इसका x माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर हमने कांस्टेंट कर दिया C1, यहाँ पर हमने कांस्टेंट कर दिया C1। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट सब बच्चों ने कर दिया होगा। बोलो किस किसने फैक्टराइज कर लिया है इसको, जल्दी बोलो। हाउ मेनी ऑफ यू हैज डन इट फैक्टराइज, बोलिए किसने फैक्टराइज कर लिया, सभी ने कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब क्या करना था, C1 C2 x के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं ना, सबसे पहले x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो x का कोएफिशिएंट कैसे आएगा, जब ये वाला जो x है वहां कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला x जब C2 से होगा तो कोएफिशिएंट क्या आने वाला है C2, ये वाला x जब C1 से होगा तो कोएफिशिएंट क्या आने वाला है C1, और ओरिजिनल में C2 प्लस C1 अगर आप ध्यान से देखो x का कोएफिशिएंट क्या था माइनस, ओरिजिनल में किसके बराबर था -2 के बराबर। इसी तरीके से जब आप y की कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ y का क्या है, y का क्या है भाई, देखो यहाँ -2 इंटू में C2 आएगा तो -2 C2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से -1 माइनस C1 हो जाएगा, बराबर किसके है y में -3 के बराबर है। जल्दी से मुझे सॉल्व करके C1 C2 आप लोग बताइए, जल्दी से सॉल्व करके C1 C2 आप लोग बताइए। चलिए दीक्षांत ने सबसे पहले मुझे पहले ही सॉल्व करके भेज दिया, और बच्चे भी भेजो यार, जब तक भेजोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा आपको समझ में आएगा। नहीं माने गलत है भाई, नहीं सारंग गलत है, यार ये तो हो जाना चाहिए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसमें क्या दिक्कत है। आदित्य प्रताप का सही आंसर, काव्या का शायद सही है, साइन गलत है बस एक में, विराज का ठीक है, अनुभव का ठीक है भाई। C1 C2 की वजह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग बाद में खुद कर देंगे, ठीक है। C1 C2 तो जो C1 आपका आ रहा है, C1 आपका आ रहा है कितना -7 और C2 आ रहा है 5, ठीक है जी। तो जिन बच्चों का ये आंसर आ गया उनका सही है,
बाकियों ने कहीं गड़बड़ कर दी होगी तो दोबारा देख ले बेटा सॉल्व करके। ठीक है, बोलिए क्या क्वेश्चन क्लियर है अब आप लोगों को? जल्दी से मुझे रिप्लाई में बताओ बेटा, क्या आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? बोलिए। ठीक है, दो एक एक क्वाड्रेटिक जो जनरल टू डिग्री है उसे फैक्टराइज करना आप सीख चुके हैं। ठीक है, कल को अगर ऐसा हो जाए सर ये वाली चीज जीरो ना आए तो हम उसको फैक्टराइज भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, फैक्टराइज भी नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ रहा हूँ अब एक और क्वेश्चन के साथ, एक और क्वेश्चन के साथ आपके साथ आ रहा हूँ। जल्दी से लिखिए क्वेश्चन, लिखिए जल्दी सभी बच्चे लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ, वही एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस m xy 2x square plus mxy plus 3y square minus 5y minus 2 बराबर 0। ठीक है जी, एक्सप्रेशन क्या है ना, 0 के बराबर इक्वेशन है। एक्सप्रेशन फॉर, देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द एक्सप्रेशन कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू फैक्टर्स। देखिए द एक्सप्रेशन कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू रैशनल फैक्टर्स, टू फैक्टर्स। जल्दी लिखिए। बेटा वो फैक्टर भी तो बदल जाएगा ना फिर, जब हम जनरल टू डिग्री को तोड़ के लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है वो केवल उसी फैक्टर में टूटेगा। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं फैक्टर्स को आगे पीछे लिखने से बदल रही है वैल्यू, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि जब आप तोड़ रहे हैं ना तो फैक्टर भी तो बदल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं दो फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आ सकता है, और भी फैक्टर से आ सकता है, तो वो आपके पास आ जाएगा वहां, चिंता ना करें। जल्दी से इसको नोट करके बताइए आंसर। आपको बताना है m की किस वैल्यू के लिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है इसे फैक्टराइज किया जा सकता है। तो वही आपको करना है कि जब ये फैक्टराइज किया जा सकता है तो इसको क्या करेंगे, वो कंडीशन लगा देंगे। कौन सी कंडीशन आपको अभी बताई थी? कौन सी कंडीशन थी? ABC प्लस 2FGH माइनस क्या था भाई, माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर में 0। ये आना चाहिए। करिए जल्दी से सॉल्व, m की वैल्यू निकालिए सभी बच्चे, सभी बालक निकालो भाई। चलिए शिवम का आंसर सबसे पहले आ चुका है, सही आया है और उम्मीद कर रहा हूँ। देखो भाई सही आया, चलो देखते हैं क्या करना है। लगाते हैं ये वाली कंडीशन लगाते हैं, है ना, ये वाली कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले आपको नोट करना पड़ेगा इसके अंदर क्या क्या गिवन है। आप देखें तो a की वैल्यू आपको 2 गिवन है, ठीक है। h की वैल्यू आपको m/2 गिवन होगी, 2hxy होता है ना, तो ये हो जाएगा m/2 h की वैल्यू। सिमिलरली देखो g की वैल्यू तो 0 है इसमें, क्योंकि x वाली टर्म तो है ना, x वाली टर्म है। यहाँ से क्या आता है, b आता है, तो b आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, g तो है ही। f is equal to -5/2 and c is equal to -2। बोलो सही बात है, क्लियर है? ये सारी वैल्यू जरा नोट कर दो भाई, क्या क्या आएगा देखो। a b c, सबसे पहले a है 2, b है 3, c है -2, तो 2 3 जा 6, 6 into -2 हो जाएगा भाई माइनस का 12। उम्मीद करता हूँ ये सब निकल जाएगा। फिर 2 into f आ जाएगा -5, -5 into g तो 0 ही है, तो ये वाली टर्म तो यहाँ से गायब है, ये तो 0 ही आएगा, प्लस में 0 लिख लेते हैं ताकि आपको बाद में करना। a into में f स्क्वायर, तो f स्क्वायर जब आप करेंगे तो कितना आएगा भाई, 25/4। 25/4 को जब आप 2 से करेंगे तो 25/2, यहाँ से आएगा माइनस का 25/2। जी 0 है तो ये वाली टर्म हट माइनस का। सी आपको दे रखा है -2 और h स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे तो सी को आपको दे रखा है भाई -2 और h स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर आएगा, तो ये चीज बराबर से होगा। यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल लोगे क्या बेटा, जल्दी बोलो। काफी बच्चों ने निकाल के भेज भी दिया है। m की वैल्यू जो आ रही है यहाँ से आ रही है +-m, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ सॉल्व आप कर लेंगे ये वाला। m की वैल्यू आ रही है +-7। ठीक है, बोलिएगा क्लियर है आपको? आगे बढ़े, बोलिए यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूँ भाई। ठीक है, फैक्टराइजेशन आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन, क्वेश्चन है लिखे सभी बच्चे, इफ द इक्वेशन x² + 16y², if the equation x² + 16y² -3x + 2 बराबर 0, ठीक है जी, is satisfied by real number, is satisfied by real number, is satisfied by real number, real values कर लेना, satisfied by real values of x and y, is satisfied by real values of x and y, then show that क्या शो करना है ध्यान से लिखिएगा, सो दैट x जो है बिलोंग कर रहा है 1 से 2, सो दैट x बिलोंग्स टू 1 to 2 एंड y बिलोंग्स टू -1/8 से 1/8। क्लियर है अपनी बात? x बिलोंग टू 1 to 2 एंड y बिलोंग्स टू -1/8 से 1/8। ध्यान से सुनिएगा भाई मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपको क्या बोल रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये सेटिस्फाइड बाय रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y से सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि x और y की वैल्यू रियल आने वाली है, कंफर्म है। आप क्या करें, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है ना अलग अलग, आप क्या करें, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने दिया हुआ ना, एक बार आप इसको क्या मान लें, ये एक्सप्रेशन किसमें लिखा हुआ है, x के अंदर लिखा हुआ है। क्या मान लें कि ये जो एक्सप्रेशन है भाई, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन किसकी टर्म में लिखा गया, x की टर्म में लिखा गया। तो अगर ये एक्सप्रेशन x की टर्म में लिखा गया होगा, दोबारा लिखता हूँ इसको, x² -3x + 16y² + 2 बराबर 0। भाई x की टर्म में लिखा गया तो ऐसे तो लिखा जाएगा, देखो ध्यान से, x² वाली टर्म आएगी, x वाली टर्म आएगी और फिर कांस्टेंट टर्म आएगी, ये कांस्टेंट मानेंगे फिर अगर x की टर्म में, क्योंकि रियल वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। बताइए, अगर रियल आंसर आ रहे हैं तो हम कंडीशन क्या लगाते थे, आपको याद है? अगर पॉलिटिक्स से रियल आंसर आते हैं तो हम कंडीशन क्या लगाते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लगेगा, 0 लगेगा। बोलो सही बात है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लगेगा, 0 लगेगा। तो अगर मैं इसमें डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करूं, बोलो क्या आएगा, b² 9, b² 9 -4, a की जगह 1 है, c की जगह है 16y² + 2, ये चीज आनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक उम्मीद है क्लियर होगा। कितना आ जाएगा, 9 - 16 चौक कितना होता है, 64, 64 का y² और -4 दूनी 8, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो सही बात है, माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, ये आ जाएगा 64y² 64y² प्लस में माइनस में 1 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये साइन बदल जाएगा, बोलो, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये साइन बदल जाएगा। ठीक है बात, यहाँ से आगे आपके पास अभी क्या आ गया, 64 से डिवाइड कराओगे तो y² -1/64 लेस देन इक्वल टू 0, दो रूट आगे बेटा, y -1/8 एंड y + 1/8 लेस देन इक्वल टू 0। आपको याद होगा इनइक्वालिटी में लेस देन कैसे निकालते थे हम लोग, दो रूट है, -1/8 1/8 प्लस माइनस प्लस, बोलो सही बात है। हमारा आंसर कौन सा, नेगेटिव वाला है, यानी y कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू -1/8 टू 1/8। क्या यही प्रूव करना था बेटा क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, क्या आपको यही प्रूव करना था कि y यहां से यहां आ रहा हो? जल्दी से बोलिए कि आपको समझ में आई बात, क्या आपको पॉइंट क्लियर हुआ? जब भी आपको x और y के दो अलग अलग इंटरवल में पूछ रहा है तो आप क्या करो, आपने y की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, वेरिएबल क्या मान लिया, x। अब अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप वेरिएबल किसको मान लोगे, y को मान लोगे। बोलो सही बात है, वो y में क्वाड्रेटिक लिखोगे, y में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखोगे और अपना आंसर निकालोगे। जल्दी से निकाल के मुझे बताओ कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मैंने y के लिए निकाला ना, ऐसे आप x के लिए सॉल्व करके बताओ आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी सॉल्व करो भाई। जो भाई कह रहा था कि सर आगे किसी फैक्टर लेने से अलग अलग आएगा, कहाँ आ रहा है भाई अलग अलग, वही तो आ रहा है, देख, ठीक है वही तो आ रहा है।
वैसे ही परेशान हो गया थोड़ी सी कैलकुलेशन। सर x बिलोंगिंग टू 1 to 2 आ रहा है क्या? 1 to 2, 1 to 2 क्लोज आ रहा होगा भाई, जिसने ओपन लिखा है क्लोज आएगा ना, क्योंकि इक्वल टू 0 तो होगा रियल रूट के लिए, तो इक्वल टू के केस में तो क्लोज आएगा। बोलिए क्या सबको पॉइंट क्लियर है? जल्दी बोलिए। एक और क्वेश्चन दे दूं इसी से रिलेटेड। चलिए आपका क्वेश्चन अगला, ऐसी कोई क्वेश्चन आपके सामने है। एक्स स्क्वायर, जल्दी लिखिए भाई सभी बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, 3 बराबर 0। ठीक है, वही बात है, इसमें भी x और y रियल है, ये भी, इसमें भी सारी वैल्यूज क्या है, रियल है x और y में। तो आपको बताना है x जो होगा वो बिलोंग करेगा किसको, 1 3 को, पिछले वाला क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल, है ना, 1 से 3, एंड y जो होगा बिलोंग करे किसको, y बिलोंग कर रहा हो भाई -1/3 से 1/3, -1/3 से 1/3। ठीक है भाई, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मत करना, बाद में कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? सर x की टर्म्स वाला इक्वेशन क्या होगी वो बता दो, कौन से क्वेश्चन में कह रहा है काव्या? पिछले में x की टर्म में इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ये वाली थी ना इक्वेशन, x की टर्म में जो लिखी थी, y की टर्म्स में क्या आएगी, सेम आ जाएगी, बस ध्यान से देख लो, बस y वाली को पहले लिख लो, ये थी ना इक्वेशन, यहाँ लिख देता हूं अलग से, ये इक्वेशन थी, तो अगर आप y में क्वाड्रेटिक मान लो तो पहले y का आ जाएगा 16y स्क्वायर, ठीक है, b तो है ही नहीं, y वाली टर्म तो है ही नहीं, तो बाकी सब कांस्टेंट है, यानी प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, समझ रहा है? ये तो तेरे पास क्या है, इसका a y वाली टर्म है ही नहीं, तो b तो हमारे पास 0 है, और ये वाली टर्म क्या आ गई, पूरी की पूरी c आई कांस्टेंट। ठीक है बात, ये क्लियर है? बोल, चलो क्लियर है भाई सबको, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्या पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, बोलो। ठीक है, चलो आप लोगों को याद होगा जब हम रेंज निकाल रहे थे किसी भी क्वाड्रेटिक की, तो आपके पास तरीके आप लोगों को याद है क्या, जब अपन रेंज निकाल रहे थे? बेटा जिस बच्चे को रेंज वाले और डोमेन वाले जो क्वाड्रेटिक की बात है ना, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, उसमें अगर प्रॉब्लम है तो चैनल पे, मेरे चैनल पे वो वीडियो मैंने अभी कल या परसों में डाली है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक के नाम से, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, वो देख लेना, उसमें पूरा बताया हुआ है, जिसको बेसिक्स में दिक्कत आ रही हो ना कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, क्या मिनिमम क्या मैक्सिमम, वो सारी बातें उसमें डिस्कस है, तो 2 लेक्चर में दोनों देख लेना, ठीक है, अगर दिक्कत हो तो। हाँ, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक मेरे सामने लिखी हुई है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, ये कोई एक्सप्रेशन मेरे सामने लिखा हुआ है, मैंने आपसे पूछा इस एक्सप्रेशन की क्या, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बताइए, आपको पता है ना अपवर्ड पैराबोला है, पैराबोला अपवर्ड है तो मिनिमम वैल्यू आएगी इसमें, पैराबोला अपवर्ड है मिनिमम वैल्यू आएगी, वो मिनिमम वैल्यू जो पैराबोला के वर्टेक्स होते हैं क्या क्या होते हैं, क्या आपको याद है, -b/2 है, और क्या होता है -b/4, तो जो मिनिमम वैल्यू आती है किसी भी पैराबोला की, वो इस पॉइंट पे आती है, y मतलब y की वैल्यू आती है -d/4 आती है। क्लियर है बात? एक तो ये आपको याद था सीधे से, या फिर आप क्या करते थे, एक तरीका और लगाते थे कि आप इसको डिफरेंशिएट करते थे, 0 के बराबर करते थे और वहां से आंसर निकाल देते। डिफरेंशिएट करते थे तो कितना आएगा, बोला 2x - 5 बराबर 0, x बराबर आ गया 5/2, और अब ये वाली x की वैल्यू आप उठा के यहाँ डालेंगे x की जगह पे, तो जो y आपको मिलेगा वो आपका आंसर होगा। बोलिए बेटा कितने बच्चे इस बात से अभी तक सहमत रहे? क्या आपको ये वाली बातें क्लियर है? क्या आपको ये वाली बातें पता है? पहले ये बता दो, सबको पता है ना ये बात, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट जो टूल होता है वैल्यू निकालने का, मिनिमम या मैक्सिमम, वो होता है क्वाड्रेटिक का, कि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएं, क्या लगाएं, परफेक्ट स्क्वायर बनाए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएं। अब कैसे लगता है सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो बताओ, मैंने ध्यान से देखना। जैसे आपको क्या देखा, y बराबर में x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपने सीखा ही होगा, वैसे भी करना क्या है, जल्दी से कैसे बनाना वो देख लेना। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो क्या हो 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो 1 हो हमेशा, ये ध्यान रखना, नहीं है तो फिर बनाना पड़ेगा आपको 1। जैसे ही x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप 1 देखें, फिर जो x का कोएफिशिएंट होगा, देखो लिखना क्या है x, क्योंकि x में क्वाड्रेटिक बन रही है x,
बीच में -2 भी आ रहा है तो माइनस का निशान तो आएगा ही। जो x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ कर दो ना। जैसे 5 है तो 5 का हाफ क्या होने वाला है, 5 का हाफ होने वाला है 5/2। बोलो क्लियर है। इसका लिख देना स्क्वायर, ये जो 5/2 आप लेकर आए हैं इसी का स्क्वायर माइनस कर देना और प्लस में क्या लिख देना 6। समझ रहे हो क्या किया मैंने, पूरी कहानी समझ में आई। सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, जो बीच में टर्म दी होगी उसका हाफ यहाँ पे लिखना है, वही हाफ यहाँ पे लिखना है, वही 6 आपने जोड़ देना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा देखना, x - 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा भैया माइनस का 25/4, इसको सॉल्व करोगे आएगा माइनस का 1/4, है ना, पूरे को सॉल्व करोगे तो y बराबर में आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक क्या परफेक्ट स्क्वायर को ध्यान से देखना, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है भाई बताना जरा, किसी भी स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती है, बोलिए किसी भी स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती है, क्या वो वैल्यू 0 आ सकती है, बोलिए जल्दी से बेटा 0 आ सकती है ना। देखो जब x की जगह यहाँ पे 5/2 डालोगे तो 0 आ जाएगा, तो इस स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 0 और 0 - 1/4, तो y की सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी -1/4, बोलो सही बात है। जो y है उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, ये 0 0 - 1/4 क्या -1/4, तो हमें कंफर्म हो गया कि जो y होगा वो कहां से कहां बिलोंग करेगा, सबसे छोटी वैल्यू आ रही है -1/4 और ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक के ऊपर जाएगा इंफिनिटी तक चला जाएगा। बोलो क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको, ऐसे भी आप रेंज निकाल सकते हो क्योंकि वही वैल्यू आएगी यहाँ से भी जो डिफरेंशिएट करके आप सॉल्व करके करते हो ना। बोलिए किस किस को ये पॉइंट क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे कि एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मान लो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हो, y बराबर में दे रखा हो 2x प्लस दे रखा है मान लो 5x प्लस दे रखा है मान लो 3x, ऐसे कोई एक्सप्रेशन दे रखा है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 तो यहाँ पर है नहीं 2 है, तो क्या करो पूरे में से 2 कॉमन ले लो, कॉमन लेके क्या दिखेगा आपको x स्क्वायर प्लस 5/2 ऑफ x प्लस 3/2, बोलो सही बात है क्या नहीं? बोलो क्या ये बात सही है कि 2 कॉमन ले लिया, फिर क्या आएगा भाई, बोलो आगे 2 कॉमन लिया हुआ था, यहाँ क्या लिखोगे x, इसका हाफ बोलो 5/4, तो x प्लस 5/4 का स्क्वायर, बोलो सही बात है। इसका हाफ क्या आएगा 5/4 आएगा, साथ में क्या किया -5/4 का स्क्वायर और प्लस में क्या दिया हुआ था 3/2। उम्मीद करता हूँ आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख रहे होंगे, बोलिए जल्दी से। उम्मीद करता हूँ आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख रहे होंगे। तो आई सो क्या क्या आ गया भाई, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, यहाँ से इसको सॉल्व करके बताना क्या आ रहा है जल्दी से, इसकी कैलकुलेशन आप लोग सॉल्व करके बताना भाई मुझे जल्दी से। 25/4 है, वो हो जाएगा कितना 6/4 हो जाएगा, -25 और 6 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, -19/4 आ रहा है क्या देखना जल्दी से सभी वाला, तो सॉरी 25/4 आप ही लोग बताओ क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ क्या आने वाला है, माइनस का 1/16, चेक करना भाई बाकी सारे भी, -1/16, एक सारंग कह रहा है -19/16, नहीं बेटा -19 नहीं लग रहा, 25/16 आ गया ना, 8 हाँ ठीक है, -1/16 आ गया, माइनस का 1/16, ठीक है। अब ये था y के, अगर आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ जल्दी से तो y इंटू में क्या आएगा 2 इंटू में x प्लस 5/4 का स्क्वायर से 2 को यहाँ कराओ तो माइनस का 1/, बोलो सही बात है क्या, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब अगेन वही बात आ गई, बोलो किस चीज की सबसे छोटी वैल्यू क्या आने वाली है, इस एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू क्या आने वाली है, जल्दी से रिप्लाई करो, 0 आने वाली, परफेक्ट स्क्वायर है ना, सबसे छोटी वैल्यू 0, वो जो 0 आएगी वो -5/4 रख के आएगी और उस पे सबसे छोटी वैल्यू y की हो जाएगी -1/8, तो बोलो क्या आ गई इसकी रेंज, क्या आ गई, y बिलोंग्स टू कहां से कहां -1/8 से लेके इंफिनिटी। बोलो कितने बच्चों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, आप में से किस किस को ये पॉइंट क्लियर हो गया। काफियों को क्लियर हो गया, चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्या कहाँ इसका यूज करना है सर वो बताओ आप तो, मैंने कहा चलो इसका देखते हैं कहाँ पर हम लोग यूज पूरे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, देखिए भाई फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, क्वेश्चन है डोमेन फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, find domain and range of under root of
फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है भाई, इसकी मुझे डोमेन और रेंज बतानी है इस एक्सप्रेशन में, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि सर डोमेन क्या होता है। मैंने आपको बताया हुआ डोमेन होता है वो वैल्यू जो आप इनपुट में डाल सकते हैं जहां पर आपका क्वेश्चन डिफाइन रहे। डोमेन क्या होता है, जहां पर आपका क्वेश्चन क्या रहे मेरे भाई, डिफाइन रहे। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये डिफाइन कब होगा बताओ, अंडर रूट वाली चीज कब डिफाइन होती है, क्या आपको मालूम? बोलिए। अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, f(x) मान लीजिए कुछ भी दे रखा है, तो ये चीज डिफाइन कब होती है? ये चीज डिफाइन तब होती है जब अंदर जो चीज रखी हो वो पॉजिटिव, क्योंकि अंडर रूट के अंदर हम लोग नेगेटिव डिफाइन नहीं करते। नहीं दीक्षांत, परफेक्ट स्क्वायर जरूरी नहीं है भाई, अंडर रूट 2 भी तो रियल होता है। अगर मैं अंडर रूट 2 बोलता हूँ तो वो भी तो रियल होता है, अंडर रूट 3 भी रियल होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब अंडर रूट -2 हो जाए। समझ रहे हो, अगर अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव आ गया तो प्रॉब्लम वहां जनरेट होगी। बोलो सही बात है। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव जनरेट हो गए तब प्रॉब्लम होगी, उसके अलावा चाहे रियल हो चाहे इरेशनल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इतना हमें क्लियर है कि ये पॉइंट लिख लेना आपने कि अगर कभी भी अंडर रूट एफ(x) आए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बेसिक बात है, लिख लेना। अगर कभी भी अंडर रूट एफ(x) आए तो डिफाइन कब होगा, जब ये जो एफ(x) होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चले, क्योंकि इक्वल टू 0 तो हो ही सकता है, 0 प्लस अंडर रूट 0 होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई चीज दिखे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डोमेन निकालने के लिए ये वाली कंडीशन लगा दें। ये सबसे बेसिक कंडीशन है, याद रखना। ठीक है, तो अगर मुझे इसका डोमेन जानना है तो मैं क्या करूंगा, ये कंडीशन लगाऊंगा। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये इनइक्वालिटी आ गई, अब ये क्या आ गई, इनइक्वालिटी आ गई। इनइक्वालिटी तो आपको आती है सॉल्व करनी, फैक्टर बनाओ इसके, क्या क्या आने वाला है बोलो, x माइनस 2 और x माइनस 1 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। बोलो जल्दी से, सही लिख रहा हूँ क्या? अब वही आ गए दो फैक्टर, ग्रेटर देन का निशान, तो आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी से छोटा रूट यूनियन यूनियन बड़े रूट से इंफिनिटी। क्लियर है? या फिर वे भी कर्व लगा दो बेटा, जिसको ये याद ना हो, वे भी कर्व से किया था ना, वो भी आप लगा सकते हो। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई, यानी x की वैल्यू माने डोमेन आ गया, x की वैल्यू माने डोमेन आ गया। बोलो किस किस का डोमेन क्लियर है, किस किस को डोमेन क्लियर है, जल्दी से बताइए। क्या आपको डोमेन निकालना क्लियर है इस एक्सप्रेशन का सबको? वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है बेटा। अब रेंज पे बात करें इसकी, रेंज पे बात करें तो क्वालिटी की रेंज पे जब भी आपको बात करनी होगी तो आप क्या करें, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बना के देखें। सबसे पहले आप परफेक्ट स्क्वायर बना के देखें, ठीक है जी। क्वालिटी की रेंज पे जब भी बात करनी तो अंडर रूट के अंदर क्या दे रखा था भाई, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दे रखा है। सही बात है बेटा, क्वालिटी के लिए फैक्टराइज को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया, x और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, बिल्कुल 1 है। जैसे क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, x 3 का हाफ होता है 3/2, 3 का हाफ होता है 3/2, वही 3/2 का स्क्वायर यहाँ किया तो प्लस 2 कर दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो सब बच्चे मेरे साथ पिछले क्वेश्चन की तरह जुड़े होंगे। अंडर रूट में क्या आ गया भाई, अंडर रूट में आ गया x माइनस 3/2 का स्क्वायर, याद आएगा माइनस का 9/4। बोलो सही बात है, माइनस का 9/4, तो ये आ जाएगा -1/4 आ रहा है, देख लेना -1/4 आ रहा है, सॉल्व करके। बोलो इतना पॉइंट तक कौन कौन बच्चा मेरे साथ में है, क्या इस पॉइंट तक आप सब मेरे साथ में हो? बोलिए जल्दी से, क्या सब जाग रहे हैं अभी तक? चलिए बहुत अच्छी चीज है, अगर आप सब जाग रहे हैं तो पेज निकाल रहे हैं लोग, है ना, तो क्या आगे बाई। अब अगेन बेटा भाई आपको दिमाग में रखना है क्या कि सर इस एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू तो 0 आएगी, लेकिन जब इसकी 0 आएगी, ध्यान सुना, जब ये 0 आएगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाए, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो आना नहीं चाहिए। बोलो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जब इसकी वैल्यू 0 आप करोगे, जब इसकी वैल्यू 0 आप करोगे तो 0 होने पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बोलो सही बात है। तो इसका मतलब वो वाला तो आंसर हमें नहीं देना, नेगेटिव से स्टार्ट करके आंसर नहीं देना है। समझ रहे हो मेरी बात, क्यों नहीं देना है? क्योंकि अगर ये 0 कर दिया तो यहाँ -1/4 आ जाएगा। और दूसरी बात, ये 0 आ कब रहा है, ये ध्यान से देखो, ये 0 आ रहा है x की वैल्यू 3/2 यानी 1.5 पे। बोलो ये 0 कब आ रहा है, x की वैल्यू 3/2, क्या x की वैल्यू 3/2 आपने डोमेन में कंसीडर किया था? वो तो आपके डोमेन में ही नहीं है। जो चीज डोमेन में नहीं है वो इनपुट में दोगे कैसे? देख लो 1.5 पे आ रहा है क्या डोमेन में? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो डालने पे एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक के अंदर किस में आ जाता है बेटा, नेगेटिव में आ जाता। बोलो सही बात है। तो इतना तो कंफर्म है कि अब इस स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू मैं ये तो बोल ही सकता हूँ कि 0 तो सॉरी इस स्क्वायर की वैल्यू 0 तो मैं कंसीडर नहीं करूंगा। बोलो सही बात है क्या है? इस स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 0 तो मैं कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि वो 0 कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि 0 आने के लिए x की जगह 3/2 आएगा, 3/2 तो डोमेन में है ही नहीं। तो आप लोग मुझे बताइए
अगर यहाँ से कभी नेगेटिव तो बाहर डाला नहीं है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या बाहर आएगी? अंडर रूट से सबसे छोटी वैल्यू क्या लगता है आपको, क्या बाहर आ सकती है? जल्दी से बोलिए। अंडर रूट से सबसे छोटी वैल्यू क्या बाहर आएगी? बेटा जीरो आ जाएगी, बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती है? जीरो। जब आपने नेगेटिव वाले सारी चीजों को छोड़ दिया, नेगेटिव वाले सारे एक्सप्रेशन को छोड़ दिया, देखो मेरी बात ध्यान से, अगर अंडर रूट नहीं होता, अगर ये अंडर रूट नहीं होता, तब आपका आंसर क्या आता? ध्यान से सुनिएगा। तब आप, ये जीरो है, ये है -1/4 यहाँ पे, तब आपका आंसर आता है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर अंडर रूट नहीं होता तो। लेकिन अंडर रूट की वजह से ये नेगेटिव वाला पोर्शन तो आप आंसर में दे ही नहीं सकते हैं। ये वाला पोर्शन तो आपका आंसर में आएगा ही, तो कहाँ से आया? जीरो से चला। तो इसकी जो रेंज आएगी y की, वो क्या आने वाली है? जीरो से आएगी, तो कहाँ तक जाएगी? बोलिए कितने बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? बोलिए क्लियर है क्या? बेटा काव्या दोबारा देख, मैंने क्या कहा कि ये जो एक्सप्रेशन आया अंदर, अगर उसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, अगर अंडर रूट नहीं है तो क्या होगा? उसका आंसर क्या आता? -1/4 से इंफिनिटी, क्योंकि तब स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू जीरो होती, -1/4 से इंफिनिटी। लेकिन क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो हमें पता है अंदर नेगेटिव तो ला नहीं सकते हम लोग, तो ये नेगेटिव वाला हिस्सा जो था वो कट जाएगा, जीरो से आंसर आ जाएगा, जीरो से। ठीक है भाई, आंसर आ जाएगा जीरो से। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको घर से दे रहा हूँ करने के लिए, है ना, फिर हम क्लास आज की खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन आपको घर से दे रहा हूँ, डोमेन एंड रेंज आपको निकालना है बेटा, ठीक है जी? फाइंड डोमेन एंड रेंज, ठीक है? ये क्वेश्चन आपने घर से करना है, क्लियर है? कल बेटा हम अगला टॉपिक जो है उसका लोकेशन ऑफ रूट्स, है ना, जो कि 2-3 दिन चलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, 2-3 दिन कम से कम चलने वाला लोकेशन ऑफ रूट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ऑलमोस्ट हमारा लास्ट टॉपिक है, तो मॉड्यूल आप बाकी सारी बनाएं, कोशिश करें बनाने की, ठीक है? चलिए बेटा, गुड बाय अभी।